अरविंद स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान को शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का परिचय यानी राज्य व्यवस्था का परिचय। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पॉलिटी एंड इंट्रोडक्शन। राज्य के तत्व तथा राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। स्टेट एलिमेंट ऑफ द स्टेट एंड द नीड ऑफ पॉलिटिक सिस्टम, यानी इसके बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था को समझने से पहले जरूरी है कि राज्य व्यवस्था की कुछ मूलभूत अवधारणाओं तथा परिभाषिक शब्दावलियों से आप परिचित हों। उसके बाद आप उसको आगे पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो राज्य क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं राज्य क्या है। राज्य शब्द का प्रयोग यूं तो विभिन्न प्रांतों जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि को सूचित करने के लिए भी किया जाता है, किंतु इसका वास्तविक अर्थ किसी प्रांत से न होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है। अर्थात इसे समझा तो जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। भारत की सरकार, संसद, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारें इत्यादि ही राज्य कहलाती हैं। तो राज्य के तत्व देख सकते हैं। राज्य के तत्व क्या क्या होते हैं। राज्य के तत्व यानी एलिमेंट ऑफ स्टेट, किसी भी राज्य होने की शर्त है कि उसके पास चार तत्व विद्यमान होने चाहिए, यानी चार तत्व होना आवश्यक है, तभी वो राज्य कहलाएगा। जैसे राज्य के तत्व, उसके पास भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, सरकार होना चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए। जिसके पास ये चार तत्व होंगे वही राज्य कहलाएगा। तो आज के इस वीडियो में समझेंगे कि राज्य क्या होता है। भूभाग यानी जियोग्राफिकल एरिया। राज्य होने के लिए उस राज्य के पास एक भौगोलिक प्रदेश होना चाहिए जिस पर उस राज्य की सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाएं कर सके। यानी जो राज्य है उसके पास एक जमीन होना चाहिए, यानी भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए जिस पे वो राज्य कर सके, यानी उसकी जो सरकार है वो अपनी राजनीतिक क्रियाएं उस पर कर सके। दूसरा है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो भारत की संपूर्ण क्षेत्रफल जो है वो क्या कहलाता है, भारत का भूभाग कहलाता है। यानी भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो भारत का भूभाग कहलाता है। दूसरा तत्व क्या होना चाहिए, जनसंख्या। जो दूसरा तत्व है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। जैसे पहला तत्व हो गया भूभाग, दूसरा हो गया जनसंख्या। तो राज्य होने के लिए उस राज्य के पास अपनी एक जनसंख्या होना चाहिए जो उस भूभाग पर राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होती हो। यानी जो जनसंख्या है वो उस भूभाग पर रहती हो और वो एक राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होती हो। तो ये दो तत्व हो गए। और तीसरा तत्व है सरकार। जैसे उत्तर प्रदेश को हम ले लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश के पास भूभाग हो गया, जनसंख्या भी हो गई और सरकार भी हो गई, लेकिन संप्रभुता या प्रभुसत्ता है या नहीं है, तो इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद में समझ आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश यानी प्रांत है या राज्य है। अब सरकार के बारे में देखते हैं। तो सरकार एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह है। सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता हो, यानी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता हो। राज्य और सरकार में यही अंतर है, यानी राज्य और सरकार में यही अंतर है कि राज्य जो है वह एक अमूर्त संरचना है, यानी राज्य जो है एक वह अमूर्त संरचना है, जबकि सरकार जो होती है वह उसकी मूर्त संरचना होती है। यानी जो सरकार है वह उसकी मूर्त संरचना होती है। उसके बाद देखते हैं हम लोग संप्रभुता, जो राज्य का आखिरी तत्व है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो संप्रभुता या प्रभुसत्ता जिसे कहते हैं, राज्य के पास अर्थात उस सरकार के पास अपनी जनसंख्या और भूभाग के भीतर कोई निर्णय लेने की शक्ति होना चाहिए। यानी जो राज्य है उसके पास उसकी जनसंख्या या भूभाग के भीतर कोई भी निर्णय लेना हो तो किसी के तरीके से वो बाध्य नहीं होना चाहिए, या भीतरी दबाव हो या बाहरी दबाव, निर्णय लेने के लिए वो बाध्य नहीं होना चाहिए। क्या जैसे हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के पास निर्णय लेने की शक्ति है। अगर हमें मान लीजिए पाकिस्तान से कोई समझौता करना हो या अमेरिका से कोई समझौता करना हो,
तो उत्तर प्रदेश के पास वो राजनीतिक शक्तियां हैं क्या? तो बिल्कुल भी नहीं है। ये शक्तियां भारत के पास है, यानी भारत देश के पास हैं। तो देश है उसी को राज्य कहते हैं, ना कि जो प्रांत होता है उसको राज्य नहीं कहते हैं। लेकिन ये समझने की भाषा है, जो प्रांत है वो अलग है और राज्य एक मतलब पूरा देश हो जाता है। जिस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको समझते हुए चलेंगे। शासन के अंग देख लेते हैं। तो शासन के अंग क्या क्या होते हैं? शासन के प्रमुख 3 अंग होते हैं। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। तो ये 3 तत्व शासन के अंग होते हैं। यानी विधायिका का मतलब होता है कानून बनाने वाली संस्था, यानी जो कानून बनाती है। और कार्यपालिका का अर्थ हो गया कानून के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था, यानी कानून के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था। और तीसरा जो तत्व है वो न्यायपालिका, यानी कानून के अनुसार विवादों का समाधान करने वाली संस्था। यानी जो किसी जनसंख्या या किसी राष्ट्र की सीमा को लेकर विवाद हो जाता है, उसको निपटाने में जो समाधान किया जाता है उसे क्या कहते हैं? न्यायपालिका। यानी जैसे सर्वोच्च न्यायालय हो गया या उच्च न्यायालय हो गया। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विधायिका के बारे में। तो विधायिका 2 सदनों से मिलकर बना होता है, राज्यसभा और लोकसभा। जो राज्यसभा होता है उसे उच्च सदन कहते हैं, जो राज्यसभा होता है उसे उच्च सदन कहा जाता है, और जो लोकसभा होता है उसे निचला सदन कहा जाता है। भारतीय विधायिका संघात्मक ढांचे पर आधारित है, यानी जो भारत की विधायिका है वो संघात्मक ढांचे पर आधारित है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कार्यपालिका के बारे में। तो कार्यपालिका शासन के दूसरे अंग को कार्यपालिका कहते हैं। जो विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार शासन चलाता है, कानूनों को लागू करता है, उसे क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वर्तमान समय में कार्यपालिका के कई रूप दिखाई पड़ते हैं। इसे राजनीतिक कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका, एक हो गया राजनीतिक कार्यपालिका, दूसरा होगा स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका के अंदर कई राजनीतिक कार्यपालिकाएं आती हैं, जैसे कि अध्यक्ष, पहला हो गया अध्यक्षीय कार्यपालिका, दूसरा हो गया संसदीय कार्यपालिका और तीसरा हो गया दोहरी कार्यपालिका। इसके बाद में हो गया बहुल कार्यपालिका। ये कार्यपालिकाएं राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद हम देखते हैं राजनीतिक कार्यपालिका होती क्या है। इसके बाद हम लोग देखते हैं राजनीतिक कार्यपालिका। तो राजनीतिक जो कार्यपालिका होती है वो कार्यपालिका के सर्वोच्च स्तर पर होती है, यानी कार्यपालिका के सर्वोच्च स्तर पर होती है, जिसे जनता निश्चित अवधि के लिए एक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनती है। इसे अगर हम उदाहरण के माध्यम से समझें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल या अमेरिका में राष्ट्रपति इसी का उदाहरण है। इसके बाद हम लोग देखते हैं न्यायपालिका के बारे में, जो लास्ट है। न्यायपालिका का मतलब हो जाता है शासन का तीसरा अंग है, यानी न्यायपालिका जो है वो शासन का तीसरा अंग है। न्यायपालिका के कई कार्य हैं, यानी जो न्यायपालिका है उसके कई कार्य हैं। इसका प्रमुख कार्य है कि विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार विभिन्न विवादों को समाधान करे। यानी जो न्यायपालिका कहलाता है वो न्यायपालिका के कई कार्य हैं। इसके प्रमुख कार्य हो गया यह विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार विभिन्न विवादों को समाधान करता है, यानी जो विवाद होते हैं उनका निपटारा करता है। इसे हाई कोर्ट हो गया या सुप्रीम कोर्ट हो गया जिसे बोलते हैं। तो इनमें जो विवाद जाते हैं इसी के अंतर्गत उनका समाधान किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।